हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप एमएससी कर रहे हैं, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप गेट की तैयारी कर रहे हैं। देखो ये चैप्टर स्टार्ट कराने का मेन मोटिव यही है क्योंकि इन दिनों एग्ज़ाम्स चल रहे हैं स्टूडेंट्स के और काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि मैम प्लीज़ ये चैप्टर स्टार्ट कर दो, ये चैप्टर बहुत ही हार्ड है। देखो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आसान चैप्टर आज तक कोई भी नहीं लगा मुझे। इतना आसान चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स भी इतने आसानी से क्लियर सॉल्व हो जाते हैं। वो मैं आपको सारा बताऊंगी कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है ताकि इसके न्यूमेरिकल्स हम आराम से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैं पूरा बेसिक से पढ़ाने वाली हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स बीएससी के देख रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाए और जो स्टूडेंट्स सीएसआईआर नेट के हैं, गेट के हैं या फिर एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ चलेंगे। जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे सीएसआईआर नेट के और गेट के और एमएससी के, वो मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ से क्या आपके कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस इस पार्ट से बनेंगे, वो मैं साथ साथ आपको बता दूंगी ताकि आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाए। और रही बात बीएससी के स्टूडेंट्स की, उनको भी मैं बताती जाऊंगी कि क्या क्या आपको लिख के आना है एग्जाम्स में ताकि आपको फुल मार्क्स आपके टीचर आपको दे दे और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले जो ये वर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसका मतलब हमें समझना है कि इसका मतलब क्या है। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से बना है, एक तो इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री, यानी अगर इन दोनों वर्ड्स को मैं ज्वाइंट कर दूँ तो इससे क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है किसके साथ डील करेगी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और केमिकल एनर्जी के रिलेशनशिप को। किस तरीके से वो मैं आपको लिख के बताती हूँ। एक क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी, एक क्या है हमारे पास केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील किसके साथ करती है, इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप का मतलब कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यहाँ पे इनके रिलेशनशिप को जो स्टडी करता है वो उस ब्रांच को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्लियर है इतनी बात, ये हुई इसके डेफिनेशन की बात। अब देखो जो भी हमारे पास जब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए केमिकल एनर्जी में हमें क्या चाहिए होता है, एक डिवाइस तो चाहिए होगा ना। अब ऐसे तो नहीं है ना, बैठे बैठे मैं बैठी हूँ आराम से और इलेक्ट्रिक एनर्जी आराम कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, ऐसा नहीं होता। अब इसमें क्या है, कोई ना कोई मुझे डिवाइस चाहिए होगा जिससे मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दूँ। ठीक है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, उस डिवाइस का होगा सेल। ठीक है, अब यहाँ पे सेल भी दो तरीके के होते हैं, एक होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एक होता है गैल्वेनिक सेल। दो तरीके के सेल होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और एक होगा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये क्या करेगा, हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। क्लियर, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में। और जो गैल्वेनिक है वो बस उल्टा काम करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ऑलराइट, सिंपल सी बात है। जब देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करवाने के लिए केमिकल एनर्जी में हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उस डिवाइस को क्या बोला जाता है, एक सेल। अब सेल कितने तरीके के होते हैं, दो टाइप का, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल में चेंज करना।
गैल्वेनिक का क्या काम होगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना। समझ में आ गया? ये है सिंपल इसका जो समराइज है। अगर हमें किसी को बताना हो, किसी को समझाना हो, या फिर अगर हम एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो बीएससी के स्टूडेंट्स हैं या फिर एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, जिनको सिंपल एक पहले बताना पड़ता है टीचर्स को कि हाँ इसका मेन मोटिव ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कि ये काम करता है, तो आप सिंपल ये चीज़ लिख के आ सकते हो जो मैंने आपको बताई है। इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, जैसे एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है, सेल होता है, सेल 2 तरीके के होते हैं, तो अपनी लैंग्वेज में लिखिए ताकि जब आप प्रेजेंट करो टीचर्स को एक अच्छा लगे। अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक स्टेप बाय स्टेप बताया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए एक डिवाइस चाहिए, तो इसको ही आप क्या करोगे, एक वर्डिंग में लिखोगे, एक लाइन में लिखोगे, उसके बाद आप ये बना के आओगे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, उसके लिए एक डिवाइस चाहिए। तो इस तरीके से फिर आप बना के आना। पहले आप अच्छे से प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि पहले उसकी लाइंस लिखिए, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाइए, ताकि टीचर्स मार्क्स कहीं से भी ना काट पाए, ठीक है। तो ये करोगे। और बाकी नेट और गेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगे बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे हम, आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये उतार लीजिए पहले, फिर हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की तरफ। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का क्या मतलब है। एक वर्ड है इलेक्ट्रोलाइसिस, आपने बहुत बार पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते रहते हैं टीचर्स, इलेक्ट्रोलाइसिस ये है, इलेक्ट्रोलाइसिस ये काम करता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है आपका, तो लिखेंगे वर्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। वर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक प्रोसेस है। ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें करंट पास किया जाता है एक एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में। एक एक्वस सोल्यूशन या फिर एक मोल्टन स्टेट में कोई सोल्यूशन होगा, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद वहां पे एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है ड्यू टू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण यहाँ पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब ये फॉर्मेशन क्यों होगी, क्योंकि बाहर से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास की है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया होगा कि मैं लाइन में क्या बोल गई, तो यही चीज़ मैं आपको बोर्ड पे करके बताती हूँ कि किस तरीके से मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूँगी, कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ समझेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस, जो ये जो चीज़ें मैंने बताई ना अभी आपको डेफिनेशन, ये चीज़ें आपको बुक में देखने को मिलेगी। 2 या 3 लाइन्स लिखी होगी इलेक्ट्रोलाइसिस के नाम पे, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सेल लिया जाता है। ये क्या है, इस सेल को बोला जाता है इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। ये चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी अच्छे से जब हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, लेकिन पहले आप इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन लिया जाता है, ठीक है। अब ये जो सोल्यूशन है ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है। ये इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन हम एक्वस फॉर्म में भी ले सकते हैं, मोल्टन स्टेट में भी ले सकते हैं, ठीक है। ये जो सोल्यूशन होगा इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ये आपका वही सोल्यूशन होगा, लाइक मैंने NaCl ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने सोल्यूशन लिया है, इस पे सोडियम पे चार्ज क्या है आपके पास, पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव। यानी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे Na पॉजिटिव आयंस हैं, बहुत सारे Na पॉजिटिव आयंस हैं, और यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास Cn नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट है। क्लियर। अब यहाँ पे सपोज मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक, मेरे को किसी ने इलेक्ट्रोलिटिक टैंक पे दे दिया, उसमें सोल्यूशन भी दे दिया, तो एज इट इज़ पड़ा रहेगा कि उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बाहर से कुछ भी इसको प्रोवाइड ही नहीं किया, ना तो इसमें कोई रोड्स रखी है, ना मैंने इसमें इलेक्ट्रिसिटी बाहर से कोई दी है ताकि इसमें रिएक्शन हो पाए। तो ये करवाने के लिए मैं क्या करूँगी, बाहर से इसमें क्या लगाऊंगी, एक रोड्स लगाऊंगी। ये क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक रोड्स,
ये रोड्स हैं और इन रोड्स को मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। ठीक है, एक बैटरी के साथ मैंने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट। ठीक है, ये क्या है, बैटरी। ये क्या है, एक एक्सटर्नल सोर्स जो मुझे बाहर से देना ही पड़ेगा। बाहर से अगर एक्सटर्नल सोर्स दूंगी तभी ये प्रोसेस चलेगा, अगर एक्सटर्नल सोर्सेस को नहीं दिया जाएगा तो ये प्रोसेस वहीं रह जाएगा, प्रोसेस नहीं चलेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, यानी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, एक तरफ ऑक्सीडेशन होती है, एक तरफ रिडक्शन होती है। अभी मैंने क्या किया, बाहर से इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब समझिए ध्यान से, मैंने क्या किया, बाहर से कोई सोर्स लगाया है, एक्सटर्नल सोर्स है, इस सोर्स से मैंने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में प्रोवाइड की। जब मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में प्रोवाइड की तो यहाँ पे क्या है, जो ये रोड्स हैं, एक रोड पे होगा चार्ज नेगेटिव, एक रोड पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई तो जो आयंस है वो क्या करने लगेंगे, माइग्रेट करने लगेंगे। अब वो माइग्रेट का मतलब क्या होता है, मूवमेंट। ठीक है, वो क्या है, मूव करने लगेंगे टूवर्ड्स द ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि जो वो आयंस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी तरफ जाएंगे, उस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे जिसके ऊपर उससे उल्टा चार्ज है। मतलब अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये किसकी तरफ मूव करेंगे, उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। बिल्कुल ऑपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करेंगे, ये मूव करेंगे नेगेटिव की तरफ, और जो Cl नेगेटिव आयन है किसकी तरफ मूव करेंगे, इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। ठीक है, ये ऑपोजिटली जो चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ मूव करने लग जाएंगे। और इसी तरह से हमारे पास ड्यू टू ऑक्सीडेशन और ड्यू टू रिडक्शन यहाँ पे क्या होने लगती है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। अब ये फॉर्मेशन क्यों हुई प्रोडक्ट की, ड्यू टू द एक्सटर्नल सोर्स। अब एक्सटर्नल सोर्स क्या है, मैंने बाहर से कोई ना कोई इलेक्ट्रिसिटी इसमें प्रोवाइड करवाई है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या है, आयंस की माइग्रेशन हुई है टुवर्ड्स द ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यही बात जो मैंने आपको बोली है, यहाँ पे सारा कुछ समझाया है, ये बात आपको बुक्स में देखोगे तो 2 या 3 लाइंस में आपको देखने को मिल जाएगी। जब आप रिलेट करोगे इन दोनों चीज़ों को कि मैंने क्या पढ़ाया है और बुक में क्या लिखा है, दोनों ही सेम चीज़ें हैं, तो चाहे आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए, चाहे आप वो चीज़ देखिए। ठीक है, तो दोनों ही सेम है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्लियर है, ये है मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस का। अब हम चलते हैं सीधा रिप्रेजेंटेशन की तरफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन ही नहीं पता तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि एग्जाम्स में चाहे बीएससी के जो स्टूडेंट्स हैं और जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम्स में रिप्रेजेंटेशंस भी आती हैं, क्योंकि मैम पूछ लेते हैं गैल्वेनिक सेल बना के दिखाओ। ठीक है, कुछ भी उसके बारे में पूछते हैं, तो आपको एक अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करनी आनी चाहिए कि हाँ भाई ये सेल इस तरीके से दिखता है और इसमें ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, अब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है, देखो ये लेना है आपको एक टैंक। अब इस टैंक का नाम क्या है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। मैंने अभी बताया ना आपको कि मैं अभी करवाऊंगी, तो आगे बारी इसकी इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ये। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, पीछे बोला ना इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया जाता है इसमें, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। ये क्या है मेरे पास, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। अब ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन आपका एक्वस फॉर्म और मॉल्टन स्टेट में हो सकता है। ठीक है, वो मैंने आपको मतलब बता ही दिया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपके पास सोल्यूशन NaCl
हो सकता है AgNO3 हो सकता है। बेसिकली वही सोल्यूशन आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन वही होना चाहिए जिनके ऊपर ऑपोजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब वो वाले सोल्यूशन लेना है जिनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। सपोज मैंने NaCl लिया तो सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज और Cl के पास क्या है नेगेटिव चार्ज। अगर AgNO3 ले तो Ag के ऊपर क्या है यानी सिल्वर के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज और NO3 के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रहे हो वो आपको वही लेने हैं जिनके ऊपर चार्ज क्या है अलग अलग। क्लियर है? तो हमने सपोज सिंपल मैं करवा रही हूँ ताकि समझ में आ जाए। NaCl मैंने ले लिया, या सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब क्या है जो ये बाउंड्री, ये जो मैंने टैंक लिया है ये क्या होता है मेरा इनर्ट। पहले लिख लीजिए, मैं बाद में बताऊंगी इसका मतलब। ये इनर्ट होता है। ठीक है, इसमें क्या है एक रोड डाली जाती है, ये रोड है, ठीक है जी। ये क्या है इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड, कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तभी मैं बता रही हूँ आपको लगा लगा के कि ये टैंक के बारे में लिखा है मैंने। ये क्या है इलेक्ट्रोड्स। क्लियर? ये इलेक्ट्रोड हो गए। अब मैंने इन इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन करवा दिया बाहर किसी बैटरी के साथ। ये बीच में आ गया F, कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस साइड हो रहा है मेरा, ये क्या है एनोड, ये क्या है एनोड, और ये इधर कर देती हूँ मैं कैथोड। ठीक है, एनोड होता है हमारा, ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स हैं और ये इलेक्ट्रोड कैथोड हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एनोड लिया, ये रोड ली, ये रोड क्या है इसका नाम एनोड है। ये क्या है एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और ये वाला जो इलेक्ट्रोड है इसका नाम कैथोड है, और कैथोड क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, अब इसको मैंने जब बैटरी बाहर से बैटरी लगाई है, वो बैटरी क्या होगी, यहाँ पे मैं लगाऊंगी बाहर से, मैंने इसको बैटरी लगा दी। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी इसमें क्या करवाना है, प्रोसेस स्टार्ट करवाना है ना, तो बाहर से मुझे कुछ ना कुछ इसको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ेगा, तभी ये सारा प्रोसेस चलेगा, तभी हमारे पास ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन स्टार्ट होगी। अब एनोड की तरफ क्या होता है, इधर लिखेंगे, एनोड की तरफ क्या होगा, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। इधर होगा ऑक्सीडेशन, इस साइड होगा रिडक्शन टेक प्लेस। ठीक है, इधर रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? ये सब चीज हो गई। और यहाँ पे मेरे पास जो NaCl इलेक्ट्रोलिटिक जो सोल्यूशन लिया होता है, इसमें क्या है काफी सारे Na पॉजिटिव आयंस हैं और साथ में Cl नेगेटिव आयंस भी काफी सारे हैं। ये सोल्यूशन में ऐसे ऐसे घूम रहे हैं। ठीक है, ये घूम रहे हैं, फ्री फॉल कर रहे हैं। अभी जब बाहर से मैंने ये बाहर से बैटरी दी है, एक्सटर्नल सोर्स दिया है, जब मैं इसको बाहर से स्टार्ट कर दूंगी ना, तब ये क्या है, जब ये अभी तो ये फ्री फॉल कर रहे हैं, लेकिन जब बाहर से एक्सटर्नल सोर्स से मैंने इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी स्टार्ट करी, तब ये क्या है मूवमेंट करने लगेंगे। ये पॉजिटिव वाले किधर जाएंगे, नेगेटिव की तरफ, और नेगेटिव वाले किधर जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और उससे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होने लगता है। क्लियर है? ये हमारी फुल रिप्रेजेंटेशन। अभी मैं देख लेती हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। कैथोड, इनर्ट, हाँ इनर्ट का मतलब रह गया।
अब देखो इनर्ट क्या होता है, ये मैंने बताया ना, ये जो बाउंड्री होती है जो मैंने लिया है ये इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, अब ये क्या है, ये इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब अब इसमें ही सारा प्रोसेस चल रहा है। ये मेरे पास बैटरी है, इस बैटरी में क्या है, सारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ से करंट पास करा है अंदर, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स सोचते होंगे अगर ये चीज़ हम करवाते हैं लैब्स में तो ये करंट भी आ सकता है, ठीक है, तो ये होगा कैसे, इसको हाथ लगा के कर भी नहीं सकते अगर करंट आ गया तो ऐसा नहीं होता। जो एमएससी के स्टूडेंट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पास इसका लैब में एक्सपेरिमेंट भी होता है, ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया हुआ, मैंने भी किया है। तो लैब्स में जब हम करते हैं तो ये जो टैंक लेते हैं ना, ये टैंक क्या होता है, इनकी जो बाउंड्री होती है वो इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब यहाँ पे जो करंट है वो पास नहीं होता, अगर करंट अंदर है तो अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बाउंड्री है, ये क्या है, करंट पास नहीं होने देती अंदर से बाहर की तरफ, तो इसलिए हम यहाँ पे हाथ लगा के आराम से करते हैं, कोई भी करंट नहीं आता। तो इसलिए एमएससी में ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है इंक्लूड है, हम करते भी हैं ये, ठीक है। जो बीएससी के स्टूडेंट्स अगर आप एमएससी करोगे तो आप भी ये वाला करोगे, बहुत ही आसान बढ़िया होता है, इंटरेस्ट आता है, फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने में भी मज़ा आता है, ठीक है। तो ये सारे रिप्रेजेंटेशन है। तो ये इसका ये जो ये रोड है ये नर्ट है आपकी, ऑक्सीडेशन का मतलब मैंने समझा दिया, रिडक्शन का मतलब मैंने समझा दिया, आगे करते जाएंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं अभी पढ़ने वाली। तो पहले आप क्या करेंगे, इसका अच्छे से इसको रिप्रेजेंटेशन को पहले समझेंगे, उतारेंगे, क्या क्या मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। पहले इसको उतार लीजिए रिप्रेजेंटेशन को, आगे हम चलते हैं, ठीक है, उतारिए इसको। आई होप आप सबने उतार लिया होगा। तो हम आगे करते हैं अभी स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो क्या है, वो आप सोचिए, मुझे कमेंट सेक्शन में अभी बताइए आप कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये वीडियो लाइव भी चलेगी, तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। मैं पहले आपको इसका मतलब बता देती हूँ, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, वीडियो पॉज करके। तो यहाँ पे देखिए स्पॉन्टेनियस वर्ड होता है स्पॉन्टेनियस, एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, स्पॉन्टेनियस होता है अपने आप होने वाला, इसको बाहर से कुछ कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर इसको कुछ भी चीज़ करवानी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, या इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी तरफ, आयंस को एक जगह से दूसरी तरफ मूव करवाना है, तो इसको कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अपने आप हो जाएगा इसमें। तो ये क्या है, किस में जाएगा, स्पॉन्टेनियस में। अगर हम नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में इसमें एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ किया जाता है। इसमें क्या है, एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ किया जाता है ताकि मेरे पास आयंस की मूवमेंट हो अपने डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाने की तरफ, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अगर देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, प्रोसेस है, जिसमें क्या होता है, हम एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके, यानी बैटरी का यूज़ करके हम आयंस को उसके ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करवाते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, एक हमारा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब देखिए आपने थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिन स्टूडेंट्स ने पहले भी पढ़ी हुई है, तो आपने डेल्टा जी वर्ड जरूर सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डेल्टा जी देखें हम, तो उसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा जी, वो क्या होगा, -NFE सेल, -NFE सेल। F क्या है मेरे पास, फैराडे,
एफ क्या है मेरे पास, फैराडे। और इसके जो वैल्यू होती है लगभग इसकी वैल्यू आप याद ही रख लो, क्योंकि जब हमें न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो एग्जामिनर हमेशा यही मान के चलते हैं कि स्टूडेंट्स को फैराडे की वैल्यू पता होगी। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ स्टूडेंट्स को कि इसकी वैल्यू आप एग्जामिनर के भरोसे मत रहिए, इसकी वैल्यू याद ही करके जाओ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 96500, इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ई सेल, एफ क्या है फैराडे, और ये एन क्या है, इज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन या फिर ड्यूरिंग द रिडक्शन हमारे पास गेन हुए हैं, लॉस हुए हैं, वो होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे जो रिएक्शन है, हमारे रिएक्शन आगे प्रोसीड करे, उसके लिए डेल्टा जी पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए, ये बात हम करते हैं। तो देखिए अगर हमें रिएक्शन आगे प्रोसीड करनी है, दैट मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव। अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आई तभी ये प्रोसेस क्या होगा आगे, स्पॉन्टेनियस, मतलब आगे ये प्रोसेस बढ़ेगा। ठीक है, आगे ये प्रोसेस आगे की तरफ जाएगा। तो डेल्टा जी कब होगा पॉजिटिव। अब देखो डेल्टा जी को पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस होंगी इसमें। अब देखो इस नेगेटिव, ये तो फॉर्मूला ही है, इस नेगेटिव का तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती, ना ही मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस में जा सकते हैं, ठीक है। वो तो या तो 2, 1, 3 कुछ भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होंगे या फिर लॉस होंगे, ना तो नेगेटिव में आएगा ना वो पॉजिटिव में आएगा, वो तो सिंपल एक नंबर्स में आएगा। बाकी इसकी वैल्यू फिक्स ही रहती है। बचा क्या, ई सेल। तो यानी जो ई सेल है ना मेरा ये वाला, ये अगर नेगेटिव में हुआ, अगर ई सेल नेगेटिव में हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ, पॉजिटिव। तो डेल्टा जी क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो ही रिएक्शन होगी हमारी। या आगे हम बात करें कि अगर ई सेल मेरे पास नेगेटिव हुआ, अगर ई सेल अगर हम डेल्टा जी का भी ना देखें, अगर आगे जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें आएगा कि रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस, वो डेल्टा जी के बारे में नहीं पूछते, वो पूछते हैं ई सेल के बारे में, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स CSIR के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर गेट के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ 4 ऑप्शंस देख के कि ये जो ये वैल्यू है ई सेल की, ये जो रिएक्शन है हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगी या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तो पहले तो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ेगा, और जो ई सेल की वैल्यू आएगी आपकी नेगेटिव आती है या फिर पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव आएगी तो आप बोलोगे कि स्पॉन्टेनियस है, कि हाँ रिएक्शन आगे फॉरवर्ड करेगी। क्यों, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हुआ और ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव, दैट मीन्स डेल्टा पॉजिटिव, तो रिएक्शन पॉजिटिव। बस आप अगर ये चीज़ आप याद भी नहीं रखते तो सिंपल ये याद रखो, ई सेल नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव में आ रही है तो आप क्या करोगे कि रिएक्शन, हाँ भाई मेरी स्पॉन्टेनियस है, दैट मीन्स आगे रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, मतलब आगे रिएक्शन चलेगी। अगर ई सेल मेरा आ ही गया पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव, तो डेल्टा जी क्या आ गया, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यानी हम सीधा सीधा समराइज ये कर सकते हैं कि ई सेल हमारे पास, अगर ई सेल हमारे पास नेगेटिव हुआ और ई सेल हमारे पास पॉजिटिव हुआ, तो यहाँ पे 2 बातें आ गई। तो पहले में क्या है, यहाँ पे ये हो गया स्पॉन्टेनियस, मतलब रिएक्शन आगे क्या होगी, फॉरवर्ड होगी रिएक्शन, ठीक है। अगर ये हुआ तो ये होगा हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस, दैट मीन्स ये हमारे पास रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं होगी, रिएक्शन ही नहीं चलेगी आगे, ठीक है। तो आप ऑप्शंस दिए होंगे आपको, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शंस बना के आएंगे। ई सेल नेगेटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस, सॉरी स्पॉन्टेनियस, ई सेल पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस। क्लियर है इतनी बात।
तो ये हमने बात करी थी सिंपल इलेक्ट्रोलाइसिस के डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम ई सा नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, डेल्टा जी क्या होता है, तो ये सब चीज़ें आ गई। तो हेडिंग डालेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी। देखो इलेक्ट्रोलाइसिस की स्टडी दो तरीके की होती है, एक होगी क्वालिटेटिव स्टडी, एक होती है क्वांटिटेटिव स्टडी। देखो अगर हम इन वर्ड्स का मतलब ही समझ जाए ना, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इनके वर्ड्स के मतलब से ही हम इसकी डेफिनेशन को बना सकते हैं। बाकी रही बात जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, वो मुझे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ हिंदी मीडियम में पढ़ाओ। तो हिंदी मीडियम, वैसे तो मैं हिंदी बोल रही हूँ तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन मैं समझ गई लाइक उनके हिंदी मीडियम होता है लाइक केमिस्ट्री को वो रसायन विज्ञान बोलते हैं, तो इस तरीके का, तो मैं वो भी आपको बता दिया करूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं खुद इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, तो वो मेरी आदत नहीं है वैसे करने की, लेकिन मैं स्टार्ट करूँगी ताकि हर टाइप का जो स्टूडेंट मुझे देख रहा है उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ, ठीक है, ताकि आपको भी हेल्पफुल हो। ज़रूरी नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं सिर्फ वही पढ़ेंगे मेरे पास, सभी तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आगे से, ठीक है, मैं लिख दिया करूँगी कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। बाकी ये चीज़ें तो आपके ऐसे ही रहने वाली हैं, बाकी इसका मतलब आपकी बुक्स में क्या लिखा होगा वो मैं आपको करवाऊँगी आगे से। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए अब हम करते हैं स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हेडिंग डालेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके की स्टडी हो सकती है, एक तो है क्वांटिटेटिव स्टडी, एक होगी क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, अब देखो इसके आपको इस वर्ड से ही आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी कि क्वांटिटेटिव या फिर क्वालिटेटिव का मतलब क्या है। क्वांटिटी, किसी चीज़ की कितने की क्वांटिटी है, कितनी अमाउंट है, तो यहाँ पे ये बोलेंगे क्वांटिटेटिव, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated at electrodes। ठीक है, अब बोलोगे कि मैम ये क्या है, कैसे लिबरेट हुआ, किस तरीके से, वो मैं बताती हूँ कैसे। पहले मैं लिखवा देती हूँ आपको, ताकि जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो सुंदर सुंदर इस तरीके से बना दे, जब समझाऊंगी तो पता ही नहीं चलेगा मैंने लिख क्या दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड्स। यहाँ पे लिखेंगे क्वालिटेटिव में कि नेचर ऑफ सब्सटेंस लिबरेट एट इलेक्ट्रोड। देखिए अब समझाती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिया था ना एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, है ना, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन भी लिया था। ये सॉल्यूशन मान लो NaCl का मैंने लिया था पिछली बार। यहाँ पे मैंने कुछ इलेक्ट्रोड्स भी लगाए, दो, कुछ याद आ रहा है, अभी लगाए थे, है ना, और इसको मैंने बैटरी से भी जोड़ा था, याद आया कुछ। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है, तो इससे लिखती हूँ, ब्लू से लिख देती हूँ। Na पॉजिटिव है, काफ़ी सारे मैंने ये भी बताए थे, काफ़ी सारे Cl नेगेटिव आयंस फ्री फॉल कर रहे हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने लग जाते हैं तो ये क्या बताया मैंने आपको, नेगेटिव चार्ज, ये क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज, एनोड और कैथोड्स बताए थे ना। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी इसके प्रोवाइड की, तो ये जो सोडियम आयंस है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज है,
वो कहाँ जाएंगे, उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिसके ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर ये जो आयंस नेगेटिव है तो ये किसकी तरफ जाएंगे, जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है उसकी तरफ। अब ये क्या है, जब ये आयंस मूव करने लग जाते हैं ना, ये आयंस सपोज करिए धीरे 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 यहाँ पे जा रहा है, इधर जा रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में जा रही हूँ, तो ये सारे आयंस क्या करते हैं, इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं इस इलेक्ट्रोड्स के। आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। ये क्या है, इसके ऊपर आके डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब दिखता कैसा है, मान लो ये चीज़ है, दिखता कैसा है, ये मान लो सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बुक्स में दिखाया गया होगा कि बाहर आना इसकी क्वांटिटी ऐसे लग जाती है। मतलब ये जो आयंस है ना, इस तरीके से इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं आके, ऐसे ही Cn नेगेटिव इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं जाके, ठीक है। मतलब इस तरीके से होते हैं ना, क्योंकि आयंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो हमें दिख नहीं पाते कितने Na पॉजिटिव है कितने Cn नेगेटिव है। क्लियर है। तो इसी की तो हम फैराडे जो लॉ होता है वो ही स्टडी करता है कि कितने अमाउंट ऑफ आयंस इसके ऊपर लिबरेट हुए हैं जाके, तो वो सब चीज़ें फैराडे लॉ स्टडी करता है। तो आगे हम करेंगे भी सब चीज़ें, ठीक है, चिंता मत करो, सब करवाऊंगी। तो कितने आयंस इसके ऊपर लिबरेट हुए, ये क्या है, लिबरेशन। तो ये सोडियम आयन इसकी तरफ चले गए, Cn नेगेटिव आयन इसकी तरफ चले गए, तो ये चले गए यहाँ पे। अब देखिए क्वांटिटेटिव स्टडी क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड का मतलब ये जो इकट्ठा हुआ है ना जाके, ये जो सारे लिबरेट हुए हैं जाके एट इलेक्ट्रोड। तो क्वांटिटेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कि कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके इकट्ठा हुए हैं, कितने। अब पता लग रहा है कितना, 1 है 2 है 3 है, नहीं पता लग रहा ना। तो इसकी स्टडी कौन करता है, फैराडे लॉ। तो जो टूल है इसको स्टडी करने का वो क्या है भाई, फैराडे लॉ ही बताएगा कि कितने अमाउंट, कितने आयंस हैं, कितने इलेक्ट्रिसिटी, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी बाहर से मैं भेजती हूँ, क्योंकि मैंने बैटरी लगाई ना यहाँ पे, कितनी मैंने भेजी तभी तो जाके ये आयंस मूव करेंगे। जितनी मैं इलेक्ट्रिसिटी बाहर से भेजूंगी उतने ही आयंस मूव करते जाएंगे, ठीक है। तभी तो फैराडे बोलता है कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। W क्या है, वेट, ये क्या है, Q इलेक्ट्रिसिटी। जितनी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से प्रोवाइड की जाएगी उतना ही वेट इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। तभी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q के। ये सब पढ़ेंगे हम फैराडे लॉ में, ठीक है। तो इसकी स्टडी कौन करता है, फैराडे लॉ। क्लियर। अब यहाँ पे बात आती है क्वालिटेटिव स्टडी। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी जो ये सब्सटेंस इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जाके डिपॉजिट हुआ है, ये कौन स्टडी करता है हमारे पास, क्वालिटेटिव स्टडी। मतलब उसका नेचर किस तरीके का है, ठीक है, उसका नेचर किस तरीके का है, इसको कौन स्टडी करता है। इसका टूल जो है स्टडी करने का वो है डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है। वो क्या है, डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर, समझ में आई। ये लाइन क्यों लगाई मैंने, हाँ जी। तो इसका जो टूल रहेगा हमारे पास वो रहेगा फैराडे लॉ, इसका टूल रहेगा डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात। ये हमारे थे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम आगे चलते हैं। देखो इसका तो डिफरेंट ही रहेगा, फैराडे लॉ बहुत बड़ा है, इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी कुछ है। तो ये मैं आपको पहले बाद में पढ़ाऊँगी, बाद में इसका बहुत कुछ है इसमें पढ़ने वाला, काफ़ी कुछ। और ये मैं पढ़ाती हूँ अभी डिस्चार्ज पोटेंशियल। यहाँ से जो स्टूडेंट्स नेट के हैं, गेट के हैं, क्योंकि जो बीएससी या फिर एमएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको सब बता के आना पड़ेगा, उनका भी मैं बताऊंगी किस तरीके से बताना है, क्योंकि उनको तो सिर्फ लाइंस लिखनी है, आयंस लिखने हैं, उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल आपको उनका ऑर्डर बताना पड़ेगा, ये सब एक्सप्लेन करना। लेकिन जो नेट के स्टूडेंट्स हैं, गेट के स्टूडेंट्स हैं, जैम IIT जैम के स्टूडेंट्स हैं, उनको बताना पड़ेगा। पहले तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना पड़ेगा, उनको सारे ऑर्डर्स भी याद रखने पड़ेंगे, कौन सा पहले जाके डिस्चार्ज हो रहा है, कौन सा बाद में डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। तो उसके बिहाफ पे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं।
तो जो CSIR नेट या फिर गेट के स्टूडेंट्स IIT जैम के स्टूडेंट्स हैं, उनके 2 मार्क्स का जो आपका पार्ट बी है उसमें पूछा जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपका, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अभी मैं आपको ऑर्डर भी लिखवाऊंगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जो हम स्टडी कर रहे हैं क्वालिटेटिव स्टडी, जिसमें आपका आता है डिस्चार्ज पोटेंशियल, तो इसमें आपके 2 केस बनते हैं। तो दोनों ही केस मैं आपको आगे बताती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आप हेडिंग डालेंगे क्वालिटेटिव स्टडी। तो क्वालिटेटिव स्टडी में आपके 2 केस बनते हैं, तो आप लिखेंगे क्वालिटेटिव स्टडी, क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक है, तो इसमें आपके पास 2 केस बनते हैं, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। तो देखिए, जो केस फर्स्ट है इसमें आपके पास आएंगे, अगर कोई सोल्यूशन ऐसा है जिसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या है, सेम टाइप के। सेम टाइप का मतलब होता है कि सेम ही नंबर ऑफ एनाइंस है या फिर सेम ही नंबर ऑफ कैटाइंस है, तो उसको सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू केस सेकंड। केस सेकंड में हम क्या देखेंगे, जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ कैटाइंस और डिफरेंट नंबर ऑफ एनाइन प्रेजेंट है एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में। मैंने क्या बोला वो मैं रिपीट करती हूँ अभी। तो यहाँ पे देखो, केस जो 1 है इसमें लिखेंगे आप सेम नंबर ऑफ कैटाइन और सेम नंबर ऑफ एनाइन। दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई सोल्यूशन ऐसा है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ऐसा है जिसमें सारे ही Na पॉजिटिव है, सारे ही, अगर मैं सपोज सिर्फ इसी की बात कर रही हूँ, सारे ही Na पॉजिटिव है, मान लो Cn नेगेटिव भी प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, Cn नेगेटिव भी है। लाइक अगर मैं सिर्फ पॉजिटिव आइंस की बात करें तो सारे Na पॉजिटिव हैं, या फिर अगर कैटाइंस की बात करूँ तो सारे पॉजिटिव हैं, अगर एनाइंस की बात करूँ तो सारे ही क्या है, मेरे पास Cn नेगेटिव है। तो दोनों को स्टडी करना इजी है ना, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, मैं एक टैंक लिया मैंने, इसमें क्या है, Na पॉजिटिव भी है, इसमें Cn नेगेटिव भी है, तो मैंने इसमें रोड्स लगाई हैं, रोड्स को मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया है। जब ये सब किया तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें क्या है, Na पॉजिटिव, Cn नेगेटिव, ये सब है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी। तो मुझे पता है इस इलेक्ट्रोड की तरफ सारे सोडियम ही जाएंगे, क्योंकि सारे सोडियम ही है ना, क्योंकि सेम नंबर है, सेम नंबर ऑफ एनाइंस है, सेम नंबर ऑफ कैटाइन है। तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई, मुझे सोचने का भी कोई मौका नहीं मिला कि पहले कौन सा जाएगा, क्योंकि सारे ही पॉजिटिव हैं, सारे ही Na पॉजिटिव हैं, तो कोई भी Na निकल सकता है। ये भी सेम है मेरे लिए, ये भी सेम है, तो दोनों में चाहे ये जाए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन केस सेकंड में फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट नंबर ऑफ कैटाइंस या फिर डिफरेंट नंबर ऑफ एनाइंस आ जाते हैं। दैट मीन्स यानी कोई सोल्यूशन ऐसा है, यानी कोई टैंक ऐसा है जिसमें मैंने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले रखा है, और वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में Na पॉजिटिव भी है, H पॉजिटिव भी है, Ca+2 भी है, Ag+2 भी है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपके पास, सपोज ये वाला ही है, 3 से 4 है, मैंने रोड्स लगा रखी हैं यहाँ पे। अब मुझे ये बताओ भाई, कैटाइंस मेरे ये हैं सारे। ठीक है, अब मुझे क्या पता, मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बाहर से इसको बड़े आराम से इसको बैटरी से कनेक्ट किया, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये वाले नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब ये सारे पॉजिटिव हैं, ये रोड है, अब चारों पॉजिटिव में से पहला कौन जाके डिस्चार्ज होगा, यानी पहला कौन सा आयन ऐसा है जो मेरे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी उसकी तरफ जाके चिपक जाएगा। तो मुझे नहीं पता, तो इसका पता होने के लिए एक ऑर्डर मैं आपको लिखवाती हूँ। अगर आप वो ऑर्डर एज इट इज याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है,
अगर आप याद नहीं कर सकते तो मैं उसका ट्रिक भी मैं दे दूंगी ताकि आपको याद हो जाए। ये ट्रिक CSIR नेट के स्टूडेंट्स, गेट के स्टूडेंट्स, IIT जैम के स्टूडेंट्स, उनके लिए है। वैसे आप BSc वाले भी ले सकते हैं, ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो उनके लिए टाइम कम होता है, क्योंकि एग्जाम्स में टाइम कम है, क्वेश्चंस इतने सॉल्व करने होते हैं। अभी ये सारी, अभी एक ही चीज़ तो नहीं है, उनके पास इनऑर्गेनिक भी आती है, फिजिकल भी आती है, ऑर्गेनिक भी आती है, तो बहुत सारे ऑर्डर्स याद करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर ट्रिक याद रहती है तो वेल एंड गुड है, फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज एक टाइम इधर हो गया, इधर उधर हो गया ना, तो सारा चीज़ें ही खत्म हो जाएगी और आप कुछ और ही डिस्चार्ज करवाया होगे जाके। ठीक है, तो इसलिए ट्रिक मैं बता दूंगी, आपको अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका मैं ट्रिक बताती हूँ। ये चीज आती है आपके पास केस सेकंड में, जिसके पास क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन एंड more than one type of anion. क्लियर? मोर देन वन टाइप ऑफ केटाइन, मोर देन वन टाइप ऑफ एनाइन अगर होंगे आपके पास, तो कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा उसका मैं आपको देती हूँ एक ऑर्डर, वो आपको लिखना है। वो ऑर्डर याद रखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आराम से हो जाएंगे आपके। ठीक है, BSc के स्टूडेंट्स को क्या लिख के आना है, और CSIR नेट के, गेट के, IIT जैम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरीके से वो ऑर्डर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहले आप अगर इसको उतारना चाहे, अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहे, तो आप इसको कर सकते हैं पहले। तो देखिए, हम केस सेकंड की बात कर रहे थे, जिसमें केस फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया, जिसमें सेम ही नंबर ऑफ केटाइंस होंगे और सेम ही नंबर ऑफ एनाइंस होंगे, तो उसमें आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सेम ही नंबर होंगे तो आपको पता चल जाएगा एनाइन, पहले एनाइन कौन सा जा रहा है और कौन सा केटाइन जा रहा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि सेम ही है। केस सेकंड में आता है अगर आपके पास डिफरेंट नंबर ऑफ केटाइंस हो और डिफरेंट ही नंबर ऑफ एनाइंस हो, तो पहले जाके कौन सा डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर लिखा है, जो ऑर्डर आपको यहाँ पे लिखना है अपनी नोटबुक पे। ठीक है, तो यहाँ पे केस सेकंड में क्या आता है, सबसे पहले वो लाइन लिख लीजिए। यह मैंने डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर लिखा है। द ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर कैटाइन इज दिस। जो कैटाइंस होते हैं उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर ये है, और जो आपके पास होते हैं एनाइंस, उनका जो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर होता है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा, बाद में कौन सा डिस्चार्ज होगा, वो मैं आपको लाइन लिखवा देती हूँ। तो यहाँ पे जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल लेस होगा, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल is preferred। ठीक है, यहां पे क्या है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, लेस होगा, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस मिलेगी। मतलब मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगी, किस तरीके से मैं बोल रही हूं, कैसे आपको देखना है। सपोज आपके पास आ गया पॉजिटिव विच नेगेटिव, अगर मान लो NaCl है, मान लो Na पॉजिटिव है। ठीक है, Na पॉजिटिव है और बात आए SH पॉजिटिव की, सिंपल बात बता रही हूँ। तो इसमें सबसे कम डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका है, इन दोनों में से इसका। अगर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में देखें तो डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, Na पॉजिटिव का या H पॉजिटिव का, H पॉजिटिव का। तो इन दोनों में से अगर कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा जाके, H पॉजिटिव। यानी सबसे पहले दोनों में से, दोनों कैटाइंस में से कौन जाएगा, पहले ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिस्चार्ज होगा, उसके बाद ये। ठीक है, दोनों में से देखा जाए तो सबसे पहले ये जाके डिस्चार्ज हो जाएगा।
क्लियर। ऐसे ही सेम अगर इसमें देखें एनाइंस में, तो यहाँ पे भी सेम है, लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल को प्रेफरेंस मिलती है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो सबसे पहले जाके रोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके ट्रिक की कि याद कैसे रखना है। देखो मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक है ये, ठीक है। तो आपको अपनी लैंग्वेज में इसको लिख लेना है, हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, बस आपको याद रहना ज़रूरी है। यहाँ पे देखो कन्या, के फॉर कन्या, से भूल जाओ, ठीक है। कन्या से भूल जाओ, कन्या सेना, CA फॉर कार, कन्या सेना कार मांगो। अल्लाह, अल्लाह खुदा, अल्लाह AL, अल्लाह जानता है। दोबारा से बताती हूँ, कन्या सेना से भूल जाओ, कन्या सेना कार मांगो। अल्लाह जानता है, अल्लाह सब जानता है, अल्लाह जानता है क्यों आज आए। ये आप आए याद रख लो, ठीक है। मैंने ऐसे ही याद किया था, इसका कुछ बना नहीं तो मैंने आए याद रख लिया कि अल्लाह सब जानता है क्यों आज मेरे घर पे आए हो आप, ठीक है। यहाँ पे क्या, कन्या सेना कार मांगो, कन्या से कार नहीं मांगनी, कन्या सेना कार मांगो। अल्लाह जानता है क्यों आज आए। इजी है। अगर आप ये याद आपको इसका 400 याद ही रखना है। पता है कि जो आपका पोटाशियम होता है इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव होता है, कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका इसको ऑर्डर याद रखना है, अगर डिस्चार्ज पोटेंशियल का क्वेश्चन आ जाए फॉर CSIR नेट, गेट और IIT जैम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो आप ऐसे ही याद रखेंगे। और BSc के स्टूडेंट्स भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लिख के आ जाओ ये ऑर्डर होता है मैम, लेस डिस्चार्ज और हाई डिस्चार्ज का हमें याद है अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कन्या सेना कार मांगो, कन्या से कार नहीं मांगनी है, अल्लाह जानता है क्यों आज आए, ठीक है। ये है इसका केटाइंस का ट्रिक। लिख लीजिए अपनी लैंग्वेज में भाई, किस तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी मेरे पास ट्रिक नहीं है एनाइंस की, इसको ये ऐसे ही याद हो जाता है, F नेगेटिव SO4 नेगेटिव NO3, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। जो आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो तो सारे यहाँ पे आ गए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन फैमिली तो यहीं पे ही है। तो सबसे ज़्यादा सबसे पहले डिस्चार्ज कौन होगा, आयोडीन नेगेटिव, ब्रोमीन, क्लोरीन, तो ये तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से। बात रही इनकी SO4 NO3 OH नेगेटिव, तो ये भी H2SO4 की फैमिली है, ये भी याद हो जाएगी, NO3 नेगेटिव। एनाइन वाली आपको याद करनी पड़ेगी और इजी भी है। मेन बात होती है केटाइंस की, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, वो आप कर लेना याद, ठीक है। अब बात आती है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। अगर आपके पास बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है या फिर बहुत ही डाइल्यूटेड सोल्यूशन है, तो उन दोनों में से कौन सा पहला जाके डिस्चार्ज होगा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि आपके पास कोई कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये बताओ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा, या आप बोल सकते हो कि जो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर उसका वैल्यू बताओ, मतलब उसका नाम बताओ कौन सा होगा। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, तो मैं आपको लिखवा देती हूँ। अगर पहले आपको इसको उतारना है, पहले आप इसको उतार लीजिए। तो लिखिए फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, तो सबसे उसमें कौन सा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl में से आपका यहाँ पे, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं, एनाइंस की, तो एनाइंस की ही बात होगी। ये एनाइन का पार्ट है, केटाइन का ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है। अगर इसमें से हम देखें लाइक Cn नेगेटिव है, NaCl है, तो OH नेगेटिव और Cn नेगेटिव में से, ठीक है। अगर आपको दे दिया जाए फॉर वेरी डाइल्यूट,
तो सबसे ज़्यादा पहले आपका कौन सा डिस्चार्ज होगा, जाके OH नेगेटिव, ठीक है, जिसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल है। अगर हम फॉर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन देखें तो SO4-2, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा पहले होगा, SO4-2। क्लियर, समझ में आ गई किस तरीके से फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन और फॉर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन किस तरीके से करना है। ये है इसका ऑर्डर। यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आप BSc में हो, MSc, नेट के स्टूडेंट्स हो, गेट के हो, जैम के हो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। जो BSc के स्टूडेंट्स हैं, बस आपको ये बताना है, पूरी लाइन लिख के बतानी है कि ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर जिसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल होगा वो सबसे पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड के ऊपर, ठीक है। आपको कैटाइन का अलग, एनाइन का अलग, डाइल्यूट का अलग, कॉन्सेंट्रेटेड का अलग बता के आना है। और जो CSIR नेट, गेट और जैम के स्टूडेंट्स हैं, उनको तो स्पेसिफिक क्वेश्चन दिया होगा और आपको आइंस भी दिए होंगे। बस आइंस में से आपको देखना है कि पहले कौन सा डिस्चार्ज होगा, लेट कौन सा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। बस वो आपको एक टिक करके आना है आंसर, वो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कई बार 4 मार्क्स में भी ये वाला सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाले कॉन्सेप्ट छोड़ के आपको नहीं जाने। क्लियर, अभी आगे करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स की हमारे पास 2 टाइप होती है। पहली है इनर इलेक्ट्रोड, ठीक है, और दूसरी है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इनर इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड। यहाँ पे क्या है, इनर इलेक्ट्रोड्स में ये सिर्फ जब हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है या फिर रिडक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब सोल्यूशन में चलता है। तो ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो भी चल रहे हैं हमारे पास, इसको बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी ये सिर्फ सोल्यूशन में प्रेजेंट तो है, लेकिन इनका कोई भी रोल नहीं है, सोल्यूशन में है। ये अपने ऊपर क्या है, ये बोलते हैं कि भाई सोडियम आ जाओ मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, ये बोलते हैं कोई बात नहीं, Cl नेगेटिव मेरे ऊपर आ जाओ, लेकिन ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करते किसी भी रिएक्शन में, अपना खुद का कोई लॉस नहीं करेंगे, सिर्फ एक साइट प्रोवाइड करवाते हैं रिएक्शन कंप्लीट करवाने के लिए, ठीक है। बट जो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में क्या होता है, इलेक्ट्रोड खुद क्या करते हैं, इटसेल्फ पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक रिएक्शन में, ठीक है। उसमें क्या है, वो ऑक्सीडेशन भी करवाते हैं, रिडक्शन भी करवाते हैं खुद का। इसमें क्या है, जो इलेक्ट्रोड्स होंगे वो क्या है, इटसेल्फ participate in oxidation and reduction। मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन करवाने के लिए वो खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। देखो इसमें क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड्स में ऑक्सीडेशंस की बात करें तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो कोई भी आपके पास रोड है, मेटल रोड है, तो इसमें क्या हुआ, इसने लॉस किया इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसने अगर लॉस किया तो उसके ऊपर एक चार्ज पॉजिटिव आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस, यानी ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसके कारण जो वेट है, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है, वो क्या हो जाएगा, कम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज,
क्यों? क्योंकि उसने खुद एक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड खुद पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन में। वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी जो इलेक्ट्रोड है वो खुद से पार्टिसिपेट कर रहा है, खुद ही आयंस अपने छोड़ने लग रहा है, जिसके कारण उसका जो वेट है इलेक्ट्रोड का वो गिर जाएगा। अगर हम बात करें, अगर वो रिडक्शन करवाता है, रिडक्शन के कारण आयन उसके जाके ऊपर चिपक रहे हैं जाके, ठीक है, जाके चिपक रहे हैं, तो जो एक्चुअल वेट है इलेक्ट्रोड का पहले और जो आयंस इसके ऊपर जाके चिपक गए, उसके कारण क्या हो गया, इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज कर गया। दैट मीन्स कोई जो इलेक्ट्रोड था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, मान लो एक ही जाके सोडियम लग गया, 2 लग गए, 3 लग गए, 4 लग गए, जिसके कारण उसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, यानी उसका जो वेट है इलेक्ट्रोड का, वेट ऑफ इलेक्ट्रोड वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है, समझ में आई। ये है आपके पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड्स, ये भी आपके बुक्स में देखने को मिल जाएगा, तो इस तरीके से आपको समझा के आना है इनर इलेक्ट्रोड और एक्टिव इलेक्ट्रोड्स के बारे में। आगे हम चलते हैं, जो क्वेश्चन आएंगे आपके CSIR नेट गेट, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो मैं बता देती हूँ किस तरीके के, 1-2 करके मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बाकी आपको करने हैं, ताकि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा, और हम सेकंड वीडियो में इसकी डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको उतारिए। तो देखिए, जो मैंने आपको डिस्चार्ज पोटेंशियल बताया था उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा है कि किस तरीके से सॉल्व करना है उनको, तो यहाँ पे ऑर्डर्स भी मैंने लिख दिए हैं किस तरीके से सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे 2 मैं आपको करवाऊंगी और 3 आपको एज अ होमवर्क दूंगी। ये तीनों सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कौन सा कैथोड की तरफ जाएगा और कौन सा एनाइन या फिर केटाइन एनोड की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे आप कैथोड और यहाँ पे लिखेंगे एनोड। बहुत ही इजी है। यहाँ पे देखिए NaCl है एक्वस सोल्यूशन में, जो प्लेटिनम है वो एज अ इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो NaCl और एक्वस सोल्यूशन मतलब H2SO4। ठीक है, यहाँ पे देखो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, और H2SO4 नहीं, H2O। ठीक है, यहाँ पे H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है। कैथोड क्या होते हैं हमारे पास, नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव की तरफ कौन जाएगा, पॉजिटिव वाले। तो पॉजिटिव वाले क्या है, ये 2, नेगेटिव वाले ये 2। अब इन दोनों में से मुझे कंपेयर करना है कि कैथोड की तरफ कौन सा डिस्चार्ज होने वाला है पहले। तो ये वाला है केटाइन के लिए, तो मैंने आपको ऑर्डर इसलिए लिखवाया है कि आपको इजी से पता चल जाए। तो देखिए सोडियम ये है, H पॉजिटिव ये है, तो मैंने क्या लिखवाया था वहाँ पे कि जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा उसको ही प्रेफरेंस मिलेगी पहले। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वही सबसे पहले जाके डिस्चार्ज हो जाएगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर। तो देखिए डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, यहाँ पे मैंने लिखा, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल इसका कम है, इसका ज़्यादा है ना सोडियम का, सबसे कम किसका है, H पॉजिटिव का। इन दोनों को कंपेयर करें तो H पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो सबसे पहले ये जाके डिस्चार्ज होगा। तो मैं लिखूँगी जो कैथोड है, इसके लिए कैथोड है H2 जाके एज अ गैस उसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें इनकी Cn नेगेटिव और OH नेगेटिव की एज एनोड के लिए, एनाइंस के लिए ये है। तो कौन सा जाके डिस्चार्ज होगा, एक तो Cn नेगेटिव है, एक OH नेगेटिव है। इसमें भी सेम चीज़, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो सबसे ज़्यादा उसको प्रेफरेंस मिलेगी, तो Cn नेगेटिव जाके क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से किसका कम है, Cl का, तो Cl2 एज अ गैस एनोड के ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको यूज़ करना है, बहुत ही इजी है। अगर ये बताऊँ मैं CuCl2 और एक्वस सोल्यूशन मीन्स वाटर, ये Cu+2 और Cl नेगेटिव, इस तरीके से है, 2Cl नेगेटिव मतलब। ठीक है, अगर ये करें और इसमें से H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, आपको क्या देखना है, सिर्फ पॉजिटिव वाले केटाइन के लिए, क्योंकि कैथोड की तरफ नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाले जाएंगे। इन दोनों को मैच करो, एक तो Cu+2 है, एक H है, तो H और Cu+2 दोनों में से कंपेयर करो किसका लेस डिस्चार्ज पोटेंशियल है,
तो Cu का तो आप लिखेंगे इसके लिए कि जो Cu सॉलिड की फॉर्म में उसके ऊपर डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे Cl को और H को, तो इन दोनों में से कौन, Cl का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, तो Cl2 एज अ गैस उसके ऊपर जाके डिस्चार्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आते हैं आपके क्वेश्चन। और ऐसे ही आपको क्या करने हैं, पहले दोनों को लिखोगे। ये आपको दिया होगा एक्वा सोल्यूशन दे रखा होगा। एक्वा सोल्यूशन मतलब H मीन्स क्या होगा, H2O होगा। तो इन दोनों को आप क्या करोगे, कंपेयर करोगे, प्लस प्लस वालों को इस फॉर्म में, नेगेटिव नेगेटिव वालों को एनाइन की फॉर्म में, और उसको बता दोगे कि कैसे आपका डिस्चार्ज होगा। इजी है। ऐसे ही आपको क्या करना है, ये 3, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कैसे आपको करना है, कैथोड की तरफ कौन जाएगा, एनोड की तरफ कौन जाएगा, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से आपको बताना है। ऐसे ही आप मुझे ये 3 बताओगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बता देना ताकि मुझे समझ में आ जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देती हूँ, मैं ये रब कर रही हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। H2 गैस और Cl2 गैस। ठीक है, यहाँ पे रब कर दूँ। और इसके लिए कॉपर सॉलिड, Cu सॉलिड और Cl2 गैस। ठीक है, इसके ऊपर ये जाके डिस्चार्ज होगा, ये और ये और ये। ठीक है, वो मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से आपको कंपेयर करना है, तो इस तरीके से कर लेना सेम ये तीनों। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर कोई किसी भी चीज़ में आपको डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपकी जो डाउट्स है सेकंड वीडियो में कवर करवा दूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी के देख रहे हैं, नेट के हैं, गेट के हैं, आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।